तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का अभी तक हम लोगों ने 7 वीडियो पढ़ चुके हैं, मैं 7 क्लास कर चुके हैं। ये आज आपका क्या है, 7 क्लास नहीं बल्कि आज हम लोग जो है 8 क्लास कर चुके हैं। ये आपका क्या है, 9वां क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या है। अब मैं इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं 8 क्लास में, कि अर्थव्यवस्था में मतलब कि अर्थव्यवस्था विकास में इतिहास में कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसका क्या इतिहास था। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास के बारे में जाने हैं। ठीक है। फिर हम इससे पहले की खास पहले की क्लास में, उससे पहले क्लास में पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे क्या चीज, कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन है क्या कारण है। कहना बिहार की जो अर्थव्यवस्था जो खराब है, बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, इस गरीबी का क्या कारण है, हम कारण के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना। लेकिन इससे पिछले वाले जो क्लास में हम पढ़े थे कि बिहार में गरीबी है, उसका कारण है, तो उसको कैसे निदान कर सकते हैं। ठीक है। बिहार की गरीबी के कारण को, मैं गरीबी को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। बिहार की गरीबी को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि अगर बिहार से गरीबी को खत्म करना है, अगर बिहार की अर्थव्यवस्था को ऊंचा करना है, या अर्थव्यवस्था बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास करना है, लेकिन बिहार ही नहीं भारत की भी अर्थव्यवस्था को विकास करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस देश को, उस राज्य को कि उस राज्य की संरचना को विकास करना पड़ेगा। राज्य की संरचना विकास करने का मतलब होता है कि उस देश, मान लेते हैं बिहार में जो है, बिहार का विकास करना तो क्या करना पड़ेगा, बिहार में सड़क का निर्माण करना पड़ेगा, बिहार में बिजली की अच्छा सुविधा देना पड़ेगा, बिहार में कृषि के लिए अच्छा नहर व्यवस्था होना पड़ेगा। ठीक है ना। बिहार में स्वास्थ्य केंद्र अच्छा होना पड़ेगा, बिहार में अच्छा शिक्षा व्यवस्था होना पड़ेगा। ठीक है। जब इन सब, और क्या है, बिहार में उद्योग अधिक से अधिक लगाना पड़ेगा। जब ये सब क्रियाएं मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था में शामिल होगा, जब ये सब क्रियाएं ये बिहार की अर्थव्यवस्था में शामिल होगा, तो बिहार का क्या होगा, अच्छा से विकास होगा। और सबसे बड़ी बात यह है बिहार में, ठीक है ना, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, ठीक है, जो बिहार को क्या है कि कीड़ा के जैसा खाया जाता है, वो क्या है कि बिहार में क्या है, अहिंसा, या फिर बिहार में अशांति। बिहार की जो अशांति है ना, वो बिहार की सबसे बड़ी बीमारी है। बिहार की अशांति जो है बिहार की सबसे बड़ी बीमारी है। यहाँ पर आए दिन जो होते हैं मारपीट झगड़े लोग कहते रहते हैं। ठीक है ना। आपस में लड़ते रहते हैं हर दिन, किसी किसी कारण को लेकर, कभी जमीन विवाद में, कभी कुछ विवाद में, कभी राजनीति गर्माहट के कारण जो है यहाँ पर झगड़े होते रहते हैं। तो यहाँ पर अशांति भी क्या है, बिहार में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ की अशांति भी क्या है, बिहार में गरीबी का महत्वपूर्ण कारण है। एक और कारण है बिहार में बाढ़ और सुखाड़। बिहार में गरीबी का क्या कारण है, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ जो है गरीबी का मुख्य कारण है। यहाँ बिहार के उत्तर पूर्व बिहार में बाढ़ आता है तो पूरा फसल तहस नहस कर देता है। यहाँ की पूरा घर तोड़ देता है, मतलब आर्थिक जीवन पर क्षति पहुंचाता है। और वहीं जब बिहार के दक्षिण बिहार में जब सुखाड़ आता है तो पूरा फसल सूख जाता है, जिसमें फसल खराब होने के कारण जो किसान की स्थिति दयनीय हो जाता है। तो कहने का मतलब बिहार की कोई एक समस्या नहीं है जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। बिहार कोई एक समस्या नहीं है जो बिहार की गरीबी के कारण है। बिहार की अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो बिहार की गरीबी के कारण है। बिहार में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो बिहार में गरीबी के कारण है। जिससे क्या होगा, पहले से बता दिए, सड़क, बिजली, नहर व्यवस्था, इस सब का मतलब बिहार की संरचना का विकास करना पड़ेगा, तब बिहार का विकास होगा। बिहार में बाढ़ से राहत पहुंचाना पड़ेगा, बाढ़ को रोकना पड़ेगा, या फिर बिहार में सूखा को रोकना पड़ेगा। और क्या है करना पड़ेगा, बिहार में शांति स्थापित करना पड़ेगा। बिहार में क्या है, शांति स्थापित करना पड़ेगा, तब बिहार का विकास हुआ, तब क्या होगा, जाकर बिहार का विकास होगा। आज हम आगे पढ़ते हैं देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका क्या है। हम बिहार के विकास की बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है, अब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, माननीय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। माननीय एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि अगर बिहार के विकास नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक आपका देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए बोले थे कि बिहार के जो जनता है, बिहार में जनसंख्या है अधिक है, अब बिहार की जनता भारत के प्रत्येक कोना में जाकर, प्रत्येक जगह पे जाकर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, वहां पर कार्य कर गुजर बसर कर रहे हैं। कहने का मतलब बिहार की जो जनता है भारतीय अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में है, हर जगह पे है। ठीक है। इस कारण एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना जो है आपका भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है। लेकिन बिहार के लोग अगर अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे तो वो जिस क्षेत्र में जाकर काम करेंगे वो अच्छा काम करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि देश के आर्थिक विकास में बिहार की क्या भूमिका, वही बात है अब्दुल कलाम में बात है। ठीक है। जैसे अब्दुल कलाम कहते हैं कि बिहार के विकास में ना भारत के विकास नहीं है। आज क्या कर रहे हैं, यहाँ हमको पढ़ना है कि बिहार किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का कारण बनता है। बिहार किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का कारण बनता है। तो कह रहा है कि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। क्या कह रहा है, बिहार जो है देश का एक बड़ा राज्य है। बिहार क्या है, हम देखें, बिहार देश का क्या है, बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है ना।
और भौगोलिक क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। कहा कि भौगोलिक, या तो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देख ले, ठीक है, या फिर इसकी जनसंख्या के हिसाब से देखें, इसका जो है भारत में एक स्थान रहता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ठीक है, और बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ कहने में भारत में बिहार का जो उत्तरी भाग है, बाढ़ तो आता है, सुखाड़ भी आता है, तो बिहार का कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जैसे बिहार का गंगा का मैदान वाला जो क्षेत्र है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल, बिहार की जनसंख्या के हिसाब से बिहार जो है भारत में एक अहम भूमिका रखता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर भारत का विकास करना है तो आपको बिहार का विकास करना क्या है, अति आवश्यक है। चाहे राजनीति साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड की स्थापित करने की बात हो। कह रहा है कि चाहे तो आपको राजनीति में पार्टी बनाने का बात हो, या फिर साझा करने का बात हो, या फिर बिहार में अन्य काम करने का बात हो, ठीक है ना। और बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। या तो आपको राजनीति में भाग लेना है, राजनीति में चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो उसमें बिहार की अहम भूमिका होती है। बिहार के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, जो हमारे इतिहास में, जैसे राजेंद्र प्रसाद बिहार में ही जन्म हुआ था उनका, इनके जैसे आपका क्या बहुत सारे मतलब अनुग्रह हैं ऐसे बिहार के ही। तो कहने का मतलब है बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, और आज भी क्या है यहाँ पर अच्छे अच्छे नेता यहाँ से निकलते हैं। बिहार का जो महत्व राजनीति में भी है, और बिहार का महत्व क्या है, देश के विकास में भी है, ठीक है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में कहा है, क्या कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट, ठीक है ना, वो विश्व के संदर्भ में कहा है कि गरीबी कैंसर के रोग की तरह है। क्या है कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, जिस तरह से शरीर एक छोटे से भाग से, मैं क्या, शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है। कह रहा है कि गरीबी वो कैंसर है जिससे पूरे शरीर को एकदम खत्म कर सकता है। मैं कहने वाला गरीबी वो कैंसर है, जैसे हम कह सकते हैं कैंसर एक ऐसा रोग है कि जो शरीर के किसी भाग में होगा तो पूरे शरीर को आपको खत्म कर देगा, ठीक है। उसी तरह गरीबी है, और गरीबी किसी राज्य या देश में आ गया तो देश क्या हो जाएगा, उसके देश की अर्थव्यवस्था, पूरा देश क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो गरीबी क्या है, कैंसर की तरह है। ठीक उसी तरह से किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व के जो संपन्नता के लिए क्या घातक होता है। मान लेते हैं किसी एक जगह गरीबी है, ठीक है, तो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए घातक हो सकता है, ठीक है। ये गरीब लोगों का प्रभाव जो है दूर दूर तक जाता है, ठीक है ना। अगर एक जगह गरीबी है तो पूरे मान लेते हैं कि आपको बिहार में गरीबी है तो देश को प्रभावित करेगा, ठीक है। लेकिन देश में ही, आपके भारत देश में ही बिहार आता है, तो मान लेते हैं कि भारत देश में बिहार आता है, तो बिहार जब गरीब है तो आपका भी देश गरीब कहलाएगा, क्योंकि बिहार की जनसंख्या भी अधिक है, ठीक है। जब आपका जनसंख्या का औसतन निकाला जाएगा पूरे देश में कितना लोग गरीब हैं, क्या जाएगा, बिहार का स्थान भारत में भी आएगा, क्योंकि जब पूरे भारत का निकाला जाता है तो उसमें बिहार भी तो आ जाएगा, बिहार के लोग भी तो आएंगे। तो बिहार की जो गरीबी होता है भारतीयों के लिए भी क्या है, हानिकारक है, पूरे भारत के लिए भी क्या है, हानिकारक है। क्योंकि जब भारत की जो आय की गणना होगा, भारत की राष्ट्रीय आय गणना होगा, तो बिहार को भी लिया जाएगा। अब बिहार की जनसंख्या अधिक होने का, बिहार में अत्यधिक गरीब होने का, आपके देश की राष्ट्रीय, आपके देश की जो जीडीपी उसको कम कर देगा। आपके देश की राष्ट्रीय, आपके देश की जीडीपी को क्या कर देगा, कम कर देगा। कहने का मतलब, मान लेते हैं किसी गांव में 100 परिवार रहते हैं, ठीक है, किसी गांव में 100 परिवार रहते हैं, उसमें से जो है क्या है कि कुछ अमीर भी हैं कुछ गरीब हैं, ठीक है, कुछ अमीर भी है कुछ गरीब हैं। कुछ क्या है, उसको कह सकते हैं कि कुछ इतने अमीर हैं कि उनके पास घर है, बंगला है, रहने के बाद सारी ऐशो आराम की चीज है, लेकिन वो जो है सिर्फ 10 या 20 परिवार है। किसी गांव में 100 परिवार रहते हैं, उसमें से 10-20 परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास गाड़ी, बंगला, मतलब सारी ऐशो आराम की चीजें हैं। लेकिन उनमें से जो है 40-50 परिवार ऐसे हैं जो क्या बहुत गरीब है, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अब बताइए, जब वो गांव के 100 घर का जब औसतन निकाला जाएगा कि ये गांव गरीब है या अमीर है, तो पता है इसी को 20 व्यक्ति को देखा जाएगा जिसके पास घर, बंगला और रहने के लिए ऐशो आराम की चीजें, या फिर वहां पर और निवास करने वाले जो 40-50 घर है उसको भी देखा जाएगा। तो जब 20 परिवार जो जिसके पास घर, बंगला, रहने की सारी सुख सुविधाएं, ठीक है ना, और जो गरीब व्यक्ति जो वहां पर 40-50 गरीब व्यक्ति है, सभी को मिलाया जाएगा, तो बताइए सबसे ज्यादा वहां गरीब है कि अमीर है। तो बताइए अमीर तो क्या है 20 घर है, और गरीब क्या है 40 घर है। तो बताइए जब आपको पूरे गांव का जब आंकड़ा निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका गांव गरीब कहलाएगा कि आपका गांव में गरीबों की संख्या अधिक है।
लेकिन अगर किसी एक परिवार का बात किया जाएगा, अगर किसी उस गांव का किसी एक परिवार का बात किया जाएगा, तो उस गांव में 20 ऐसे परिवार हैं, उस गांव में 20 ऐसे परिवार हैं जिनके क्या है कि आय अधिक है, जिनके रहन सहन की व्यवस्था अच्छा है, जो क्या है अच्छे से रहते हैं, अच्छे से जीवन यापन करते हैं। तो कहने का मतलब आपके देश का कोई एक राज्य गरीब होता है तो आपका देश भी गरीब कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके देश का कोई एक राज्य गरीब होता है तो आपका देश भी गरीब कहलाएगा। इसीलिए कहा जाता है बिहार की गरीबी की प्रभाव जो है भारत पर ही पड़ता है, इसलिए कहा जाता है बिहार की गरीबी का प्रभाव जो है भारत पर ही पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम पढ़े हैं ऊपर में, ये क्या है, यही लिखा गया है। तो उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात पर है कि बिहार के पिछड़ेपन और गरीब रख रखाव हम भारतवर्ष के विकास और समृद्धि में कल्याण नहीं कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि बिहार की जो पिछड़ेपन और गरीब रख रखाव है, गरीब रहन क्या गरीब रखकर, अच्छा क्या करें, बिहार को पिछड़ा एवं गरीब रखकर हम भारतवर्ष का विकास करना क्या मतलब कि संभव नहीं है। कहने का मतलब अगर बिहार को हम विकास नहीं करेंगे तो आप भारत का विकास करना संभव नहीं है। कि भारत का विकास कीजिएगा कब कीजिएगा, भारत की जनसंख्या का विकास कीजिएगा तब ना भारत का विकास होगा। अब भारत की जनसंख्या में कौन आता है, बिहार का भी जनसंख्या आता है। मान लेते हैं भारत की जनसंख्या का विकास कीजिएगा, बिहार की जनसंख्या का विकास नहीं कीजिएगा, तो भारत में अत्यधिक जनसंख्या क्या है, बिहार का ही जनसंख्या है, बिहार यूपी उत्तर प्रदेश का। तो बिहार जैसे राज्यों का विकास नहीं किया जाता, भारत का आप कितना ही विकास कर ले, मतलब कि भारत के कितना ही विकास कर लिया, वो क्या हो जाएगा, ना तो बिहार का विकास होगा ना ही भारत का विकास होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो भारत के अंदर रहने वाले बिहार के सभी नागरिकों का विकास करना पड़ेगा, बिहार के सभी नागरिकों का विकास करना पड़ेगा, तो वहीं आपका भारत का विकास संभव हो। अब कह रहा है कि बिहार देश एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि है। जैसा कि अभी बताया है कि बिहार में जो गंगा का जो मैदान है, बिहार में जो गंगा का मैदान है वो क्या है, वो जो भूमि है अत्यधिक क्या उर्वरक है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल प्रवाह होते रहता है, मतलब जो हिमालय से नदियां निकलती है वो लगातार जल प्रवाहित करते हैं, उसकी जल जो है कभी नहीं सूखती। पर हिमालय से निकलने वाली नदियां सालों जल प्रवाहित करती है, तो बिहार का जो नदी का जो क्षेत्र है वहां पर सालों खेती किया जाएगा। जब नदी में सालों पानी है, सालों भर पानी रहता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, भूमि उपजाऊ रहेगा, वहाँ जलोढ़ और खादा जैसे मृदा रहेगा, जो बहुत उपजाऊ मृदा रहेगी नदी वाले इलाका में। अब पानी की सुविधा रहेगा ही तो वहां पर क्या होगा, कृषि योग्य भूमि अच्छा होगा। बिहार की जो भूमि है कृषि योग्य भूमि है, यहाँ धरती के नीचे कम स्तर पर ही जल प्राप्त हो जाता है। कह रहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कम खोदाई पर ही जल मिल जाता है, जहाँ कम खोदाई पर ही जल मिल जाता है। यदि बिहार की नदियों की परस्पर जोड़ कर जल संसाधन का उपयोग की योजना लागू कर दिया जाए तो बिहार के बाढ़ को विभीषिका को बचाया जा सकता है। कह रहा है कि यदि बिहार की अन्य नदियों को भी जोड़ दिया जाए आपस में, अगर बिहार की अन्य नदियों को भी आपस में जोड़ दिया जाए, आज जोड़ने की योजना बनाया जाए या फिर जोड़ दिया जाए, पर योजना बनाएंगे फिर ना जोड़ेंगे, पर योजना तैयार होगा नहीं भाई नदियों को आपस में जोड़ना है, फिर क्या करेंगे कि योजना को कार्यान्वित करेंगे, अब फिर क्या होगा, योजना विकास फिर क्या करेगा, वो बाढ़ को रोक देगा। कहने का मतलब योजना बनाएंगे और उसको नदियों को आपस में जोड़ देंगे। देखिएगा मान लेते कोसी नदी में बाढ़ आ गया, तो कोसी नदी में अधिक पानी आएगा तब ना, अधिक पानी होगा तब ना बाढ़ आएगा। अब कोसी नदी में अधिक पानी है तो क्या वो जो कोसी नदी को जोड़ देते हैं किसी गंडक नदी जोड़ देते हैं, तो कोसी नदी का पानी किससे आ जाएगा, गंडक नदी में आ जाएगा। अब कोसी नदी का क्षेत्र जब बाढ़ प्रभाव से रुक जाएगा। मान लेते गंगा नदी में बाढ़ आ जाता है तो गंगा नदी को कोई और नदी से जोड़ देंगे। अब गंगा नदी में अधिक पानी हो जाएगा तो गंगा नदी कोई और नदी से जुड़ा हुआ तो इसका पानी निकल के कोई और नदी में चल जाएगा। ठीक है ना। अब बाढ़ जो आपका पानी है क्या संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना। अब बाढ़ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब नदियों को आपस में जोड़ करके बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता है। क्योंकि दक्षिण बिहार को सिंचाई की सुविधा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। कह रहा है कि जिस तरह से उत्तर बिहार में अत्यधिक बाढ़ है, जिस तरह से अगर उत्तर बिहार में अत्यधिक बाढ़ है और अत्यधिक बाढ़ से निपटने के लिए हमें नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है, उसी तरह से क्या है कि हमें दक्षिण बिहार का ही बात करें तो दक्षिण बिहार में क्या सुखाड़ है। उत्तर बिहार में जितना नदियां हिमालय का है ना, दक्षिण बिहार में नदियां ही नहीं है। उत्तर बिहार में अधिक नदियां हैं तो दक्षिण बिहार में नदियां ही नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा कि अगर हमको ऐसा कुछ व्यवस्था कर देते हैं कि उत्तर बिहार की नदियों को क्या कहते हैं दक्षिण बिहार में ले जाते हैं खोद करके या फिर किसी साधन में क्या रास्ता बना करके, तो क्या हो जाएगा उत्तर बिहार में बाढ़ की भी कमी आ जाएगा और दक्षिण बिहार में सूखा से भी बच जाएगा। अगर उत्तर बिहार की जो नदियों को हम किसी मतलब के रास्ते से, ठीक है ना, उसी पानी को अगर दक्षिण बिहार में ले जाते हैं,
ठीक है, दो कारण हो जाएगा, पहला तो उत्तर बिहार बाढ़ से बच जाएगा, दूसरा क्या है कि दक्षिण बिहार सूखा से बच जाएगा। या और क्या करना पड़ेगा कि जो दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं या जो एक आध नदी जैसे सोन नदी उधर से आती है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि सोन नदी से बहुत सारा नहर निकालना पड़ेगा। नहर निकालेंगे तो क्या नहर जो होगा गांव गांव शहर शहर तक जाकर क्या करेगा, या फिर कृषि भूमि तक जाकर पानी प्रदान करेगा, जिससे क्या है वहां पर सूखे से राहत मिलेगा। तो दक्षिण भारत में सूखे से बचाएंगे क्या करना पड़ेगा, या तो उत्तर बिहार की नदियों को किसी रास्ते से क्या होगा दक्षिण बिहार पहुंचाना पड़ेगा, या फिर दक्षिण भारत में जो नदियां हैं उसको जो है नहर के द्वारा अलग अलग क्षेत्र पहुंचाना होगा, या फिर क्या करना पड़ेगा कि वहां पर पोखरा या तालाब का निर्माण करना पड़ेगा, ताकि जब बारिश पड़े तो तालाब में पानी जम जाए, और जब बारिश न पड़े तो उस पानी का प्रयोग करके हम खेती कर सके। अब आगे देखते हैं क्या है, कह रहा है कि बिहार बिहार में दक्ष मानव संसाधन की कमी नहीं है। कह रहा है कि बिहार में दक्ष मानव संसाधन की कमी है, बिहार में मानव जो है बहुत मेहनती है। कह रहा है कि बिहार में दक्ष मतलब योग मानव संसाधन की कमी नहीं है, और न केवल वर्तमान में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है। और क्या कर रहा है कि न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहां विकास की फलभूत बनाया। कहना कि बिहार के जो मजदूर हैं ये क्या कम पढ़े लिखे होते हैं, तो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या है दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, वहां कंपनी में काम करते हैं, और उस राज्य के विकास के लिए कारण बनते हैं, उस राज्य के विकास करते हैं। ठीक है, तो बताइए जो बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में जाकर उस राज्य का विकास कर रहा है, अगर इस बिहार में कंपनी लगा दिया जाए, अगर इस बिहार में नौकरी का सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना, अगर इस बिहार में कृषि का अच्छा प्रबंधन कर दिया जाए, कृषि करने की अच्छा सुविधा उपलब्ध कराया जाए, आधुनिक तरीके से खेती किया जाए, बताइए बिहार के मजदूर बिहार में जाकर बिहार का विकास नहीं करेंगे? कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बिहार के मजदूरों को बिहार में रोजगार नहीं मिल पाता है, यहाँ कंपनियां नहीं है, यहाँ कृषि की अच्छी व्यवस्था नहीं है, यहाँ शिक्षा का अच्छा व्यवस्था नहीं है, जिससे कारण बिहार के मजदूर बिहार में रहकर अच्छा अपना विकास नहीं कर पाते हैं, ना ही अच्छा पैसा कमा पाते हैं, जिसके कारण को क्या कहते हैं बिहार को छोड़ करके बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में चले जाते हैं। कहा कि देश की सूचना प्रौद्योगिकी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान। कहा कि जो बिहार के मानव होते हैं सिर्फ कृषि नहीं, ये सूचना प्रौद्योगिकी में भी काम करते हैं, अलग अलग जो पढ़े लिखे मानव हैं वो जाकर क्या करते हैं अलग अलग जगह पर काम करते हैं, न्यूज चैनल में काम करते हैं, पत्रकार है, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पे हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, नेता रैंक पर हैं, नेता भी हैं यहाँ के लोग। और क्या है पंजाब में ये लोग क्या करते हैं अपने राज्य में तो कृषि करते ही हैं, अगर अपन राज्य में कृषि करने की अगर इनको सुविधा उपलब्ध नहीं होता तो दूसरे राज्य में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पंजाब में लिख रहा है, पंजाब में ये लोग जाकर क्या करते हैं कृषि करते हैं, ये लोग क्या करते हैं पंजाब में जाकर कृषि करते हैं। एक मिनट मिस्टेक हो गया था हमसे, हम यहाँ पर पेन नहीं ले पाए थे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जो लोग पंजाब में जब भी जाकर क्या कहते हैं कृषि कर देते हैं, ठीक है ना, जब अपने राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में जो है बिहारियों का जो योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव जो है संसाधन योगदान के में बिहार के कृषि एवं कृषि जनित उद्योग के विकास में राज्यों का विकास किया जा सकता है। कह रहा है कि बिहार में जो मानव है वो भी क्या है बहुत मतलब कि कर्मठ है, मतलब कि बहुत मेहनती है, ठीक है, और क्या है बिहार में प्राकृतिक संसाधन बहुत उपलब्ध है। तो अगर कर्मठ मानव, अच्छा पता है किसी भी राज्य का विकास कैसे होता है जब वहाँ के लोग मेहनती होंगे और वहाँ का मानव संसाधन, वहाँ का संसाधन अच्छा होगा। तो बिहार में मेहनती लोग भी हैं और वहाँ पर संसाधन अच्छा है। अगर यहाँ की सरकार चाहे तो बिहार का विकास कर सकता है, लेकिन यहाँ के मानव भी मेहनती हैं और यहाँ पर संसाधन ही प्राकृतिक उपलब्ध है, ठीक है ना। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि यहाँ मेहनती मानव और प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ आज विकास करने के लिए आपको आधुनिक तकनीक की आवश्यकता पड़ता है। आपको क्या पड़ता है आधुनिक तकनीक की आवश्यकता पड़ता है, जो बिहार के पास नहीं है, बिजली के पास बिहार के पास अच्छा बिजली व्यवस्था नहीं है, अच्छा यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, यहाँ पर अच्छा रोड नहीं है, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, अच्छा से मतलब आपको कृषि का अच्छा ज्ञान नहीं रहेगा तो आप अच्छा खेती नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पढ़ाई चाहिए, शिक्षा अच्छा चाहिए। यहाँ पर स्वास्थ्य का अच्छा सेवा नहीं है।
तो क्या है कि यहाँ के जो मानव क्या है अत्यधिक मेहनती हैं, यहाँ क्या प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, ठीक है ना। अगर दोनों उपलब्ध है, मानव भी मेहनती है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, तो क्या है राज्य का विकास होगा। लेकिन राज्य के विकास में मानव की मेहनती या प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने के साथ साथ एक और होना चाहिए कि मानव को ज्ञानी होना चाहिए, मानव में शिक्षा अच्छा होना चाहिए। अगर मानव अच्छा शिक्षा ग्रहण किए हुए अच्छा तरह से शिक्षित है तो वो जो है अपने संसाधनों का सही तरह से प्रयोग करेगा और संसाधनों का सही जगह उपयोग करेगा, जिससे बिहार का विकास अत्यधिक हुआ। लेकिन बिहार में क्या है कि आर्थिक संरचना का अभाव है, मतलब यहाँ पर बिजली अच्छा नहीं है, रोड की सुविधा अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसका यहाँ कंपनियां नहीं है, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक है, जिससे अगर यहाँ पर जो कि कर्मठ मानव एवं प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी बिहार विकास की क्या है धीमी गति है। फिर हाल के वर्षों में बिहार के विकास की गति आई है, लेकिन क्या पहले से धीमी था, लेकिन हाल के वर्षों में क्या है धीरे धीरे अब क्या है यहाँ के लोग पढ़ लिख रहे हैं, यहाँ के लोग क्या है कृषि के बारे में अच्छे से जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर जाकर। तो क्या है अब जो मानव है नई नई तरीकों से क्या खेती कर रहे हैं। अब जो बाहर की कंपनी अब यहाँ पर रोड की सुविधा, रोड का विकास हो रहा है धीरे धीरे, अब यहाँ बिजली की सुविधा उपलब्ध हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या है कि यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है बिहार का विकास की राह पर बढ़ रही है। क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर 11.3% माना है, जो देश के गुजरात में 11.5 के बाद दूसरा स्थान है। कह रहा है कि बिहार ने जो बिहार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने क्या बिहार के विकास दर कितना माना है 11.3% माना है, 11.03% माना है, जो क्या है गुजरात के बाद दूसरा स्थान, जो क्या है गुजरात के बाद दूसरा, मतलब बिहार जो अच्छा खासा विकास कर रहा है, जो गुजरात सबसे पहला स्थान पर है, गुजरात के बाद इसका क्या है दूसरा स्थान है। क्योंकि विगत वर्षों में भारत के विकास की गति जो है तेजी में आ गई है, कि विगत कुछ वर्षों में भारत की जो विकास की गति, बिहार का विकास हुआ तब भारत का विकास, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब तक बिहार का विकास नहीं हुआ तब तक भारत का विकास नहीं होगा। अब क्या है कि देख रहे हैं कि आप क्या विकास बिहार का विकास होता है, तब बिहार का विकास हुआ तब का भारत का भी विकास होगा। तो विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर में आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था कम हो रहा है। और पहले जो होता था भारत की जो अर्थव्यवस्था पर क्या होता है आर्थिक मंदी आ जाता, मंदी मतलब क्या बहुत महंगाई हो जाता था, यहाँ का सामान महंगा हो जाता था मंदी में, ठीक है। लेकिन अब जो है उतना मंदी नहीं होता है, भारत के अर्थव्यवस्था पर उतना ज्यादा कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ मार्केट महंगाता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं महंगाता है। यह असंतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं, कि यह जो है संतोष की बात है, यह हमको संतोष होना चाहिए कि विगत कुछ वर्षों में कुछ समय पहले से क्या बिहार का विकास किया जा रहा है, ठीक है। और बिहार के प्रगति के दौरान क्या प्रशंसा देश भर में की जा रही है। पहले जिस बिहार का बुराई किया जाता था कि बिहार में विकास नहीं है, बिहार गरीबी से घिरा हुआ है, आज क्या है बिहार का देश भर में क्या प्रशंसा किया जा रहा है। यदि देश और बिहार क्या कहे, यदि देश और बिहार कंधा में कंधा मिलाकर क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है, वर्तमान दौर में कारगर करे एवं 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टि से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। कह रहा है कि बिहार जो है भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है, मतलब भारत का विकास हो रहा है, तब वही क्या तब हो रहा है जब बिहार का विकास हो रहा है। बिहार जो है बिहार अब देखिए भारत क्या है बड़ा है, एक देश है, बिहार क्या है उसका एक अंग है, मतलब छोटा देश है। तो बिहार क्या चल रहा है भारत से कंधा मिलाकर चल रहा है, और कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है तो क्या हो रहा है बिहार का भारत का विकास हो रहा है। अब भारत का विकास हो रहा है तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार जो है विश्व के इतिहास में आने वाले भविष्य में बिहार जो भारत का जो स्थान है अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। कहने का मतलब है 21वीं सदी अभी चल रहा है और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था अच्छा हो जाएगा और बिहार जो है अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा, बिहार जो विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास के लिए बिहार का आर्थिक विकास की भूमिका है। अतः हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे कि बिहार का किस प्रकार हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है, तो कह रहा है कि अतः स्पष्ट है कि अगर बिहार का विकास करेंगे तो वहीं आपका देश का विकास होगा। यह स्पष्ट है कि अगर बिहार का विकास करेंगे तो तभी क्या हो जाएगा आपका देश का विकास होगा, ठीक है ना। आगे जानते हैं क्या है यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं एवं बिहार का संबंध। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है कि देश के मूलभूत आवश्यकताएं बिहार के नागरिक जो है उनकी क्या आवश्यकता है, ठीक है, बिहार के जो नागरिक है उनकी क्या आवश्यकता है। तो क्या है कि देश के नागरिकों के रहने के लिए क्या है मकान, खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान। तो कहने भाई ये तो आपका पहले की बातें हो रहा है, ठीक है, जो आप पहले से जानते आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि किसी भी नागरिक को क्या है जीने के लिए क्या रोटी कपड़ा मकान क्या बहुत आवश्यक होता है। किसी भी नागरिक को जीवन यापन करने के लिए क्या होता है कि रोटी कपड़ा मकान क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होता है आवश्यक होता है।
तो ये क्या है, देश के नागरिकों को रहने के लिए क्या है, मकान अच्छा होना चाहिए, खाने के लिए रोटी होना चाहिए, सही पर ढकने के लिए क्या है होना चाहिए आपको, कपड़ा होना चाहिए, और न्यूनतम मूल आवश्यक है। ठीक है ना, मतलब ये न्यूनतम आवश्यक है, यही क्या है मूल आवश्यकता है, ये क्या है मूल आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको विकास करना है तो ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से विकास नहीं करे, ये तो सिर्फ मानव की आवश्यकता है, साधारण मूल आवश्यकता पूरी करता है। अगर मानव के विकास करना है तो मानव की शिक्षा चाहिए, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए मानव के पास पैसा होना चाहिए कुछ। अब देखिए, अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी आपका दिमाग काम करेगा क्या करना है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप गरीब रहेंगे तो गरीब लोगों का दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको पास समझ में नहीं आता है कि कम पैसा में क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना। तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास क्या है शिक्षा अच्छा होना चाहिए, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए। अगर आपके पास स्वास्थ्य की अच्छा सेवा करने का मतलब आपके यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, तो आपका क्या हो जाएगा, तबीयत खराब होगा, आप हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और जब तक आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब स्वास्थ्य सेवा भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि गलिया क्या है कि गलियार क्या गलियार में रोटी कपड़ा मकान के नारा जोर से बुलंद किए जा रहे हैं। कह रहा है कि गलियार में कहने का मतलब, गलियार कहने का मतलब यहाँ पर जो है कि रोटी कपड़ा मकान जो है जोर जोर से क्या सुनाई देता है। कहने का मतलब जब यहाँ के लोग जनता है जब मांग करते थे, क्या मांग करते हैं, रोटी कपड़ा मकान की मांग करते थे पहले, ठीक है ना। लेकिन आज क्या लोग मांग करते हैं, ये आप जो बात बतलाई पहले का बात बतला रहा है, जब बिहार बहुत गरीब हुआ करता था, जब इनके पास खाने के लिए कपड़ा नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। लेकिन आज क्या मांग किया जा रहा है, अगर आज क्या आपको बिहार के विकास करना है, देश का विकास करना है, तो आज सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से देश का विकास नहीं होगा। ताकि आज क्या करना पड़ेगा, ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता पूरी किया जाए। तो आपका न्यूनतम आवश्यकता मतलब रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, हम आगे बात कर रहे हैं, आगे आते हैं तो उसके बाद हम बतलाते हैं कि बिहार के विकास के लिए और क्या चाहिए, ठीक है। ये तो रोटी कपड़ा मकान जो बिहार के लोगों की बस आवश्यकताओं को पूरी करता है, लेकिन बिहार के विकास नहीं करता है। रोटी कपड़ा मकान बिहार का विकास नहीं करता है, बस यहाँ के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक है। क्या कि देश में गरीबी लोगों की क्या आकांक्षा न्यूनतम मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। कह रहा है कि देश के गरीबी लोगों की आकांक्षा इन न्यूनतम मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों से देश में विकास बहुत सारा कार्य चलाए गए हैं, ठीक है। लेकिन देश क्या है कि देश बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में गया बहुत बड़ी बाधा बना रही है। कह रहा है कि विगत 60 वर्षों से, जब ये किताब आपका छपा होगा उससे पहले 60 वर्ष पहले आपका आजाद हो गया था देश, ठीक है ना। तो विगत 60 वर्षों से आपका देश जो है लगातार विकास की राह पर, विकास के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके यहाँ पर विकास के राह में क्या मतलब कि आ जा रहा है, तो यहाँ की जनसंख्या, बिहार और भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि विकास तेजी से नहीं हो पा रहा। बिहार और भारत की जनसंख्या इतना अधिक है कि भारत का और बिहार का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। और तो विकास की दर को बढ़ाने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है। और तो बिहार के विकास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबी यहाँ से खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितना हम विकास कर रहे हैं उतना ही यहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है। जितना लोगों को हम संसाधन उपलब्ध कर रहे हैं, फिर संसाधन मतलब प्राप्त करने वाले लोग फिर आ जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर भीड़ में क्या है कि हम जो लाए हैं यहाँ पर वस्तु बांटने के लिए, अगर यहाँ अभी क्या 10 भीड़ खा रहा है, 10 लोग को हम संसाधन प्रदान कर दिए, हम लोग सोचेंगे क्या 10 लोग प्रदान कर लिए, सब लोग क्या खा कर मगन हो गया, मगर खा गया खुश हो गया, ठीक है, सभी की आवश्यकताएं पूरी कर दिए हमने। लेकिन फिर पता चला कि फिर 10 लोग आ गए, ठीक है, फिर 10 लोगों को हम खाना खिला, फिर 10 लोग आ गए, फिर 10 लोगों को खाना खिला। तो ऐसे जब जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो पता चलेगा कि आप जो है ना गरीबी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ता जाए और जब तक आपके देश की और राज्य की जनसंख्या बढ़ते जाएगा, आपका देश और राज्य की गरीबी नहीं घटेगा, आपकी देश और राज्य की गरीबी नहीं घटेगा। कह रहा है इसके लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षित कम समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध उपलब्ध हो सकता है। कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली है जो क्या कहता है, भोजन बांटने का काम करता है, कपड़ा बांटने का काम करता है, या फिर लोगों की न्यूनतम आवश्यकता जो जीवन जीने की आवश्यकता है उसको प्रदान करने का काम करता है, ठीक है ना।
देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों एवं आय वृद्धि की जा सकती है। अगर आपको नागरिकों की आय में वृद्धि करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देश में रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा, नागरिकों को रोजगार देना पड़ेगा, तब वो काम करेंगे और उससे पैसा कमा करके अपनी आय में वृद्धि करेंगे, जिससे उनकी कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आप अब बताइए, मान लेते हैं देश कब तक किसी नागरिक को पैसा देते रहेगा, कब तक उसको घर बैठा खिलाएगा। अगर नागरिक काम करेंगे तभी तो देश का अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा। लेकिन देश को पैसा भी कैसे मिलता है, जब नागरिक काम करते हैं, उनको आय प्राप्त होता है, आय के जो कमाते हैं उसका कुछ टैक्स के रूप में भरते हैं, ठीक है, तब ना देश के मतलब कि राष्ट्र के खाते में पैसा जाता है, फिर राष्ट्र आपका देश जो होता है आपके लिए भलाई का काम करता है। जब देश के पास पैसा ही नहीं रहेगा, मतलब यहाँ के नागरिक काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, देश के पास पैसा नहीं होगा, और जब देश के पास पैसा नहीं होगा तो देश आपको कैसे संसाधन उपलब्ध कराएगा। तो कहने का मतलब, अगर देश के पास रोजगार होगा, देश के लोगों के पास रोजगार होगा तो काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, देश को टैक्स देंगे, ठीक है, देश आपकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। तो यहाँ रोजगार अति आवश्यक है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मजदूरों के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ के जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, जो यहाँ पर क्या है कि गांव देहात में रहते हैं, उनको रोजगार देने की आवश्यकता है, उनको क्या है, रोजगार देने की आवश्यकता है, ठीक है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या है गारंटी एक्ट के तहत शुरू किया गया था, जिसे संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। नरेगा एक ऐसी योजना है जिसे 2006 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और सरकार इस योजना को इसलिए प्रारंभ किया गया था, इसमें कहा जाता था कि न्यूनतम 100 दिनों के लिए काम करने का रोजगार, ठीक है ना, मतलब कि आपको साल में 100 दिन आपको रोजगार कौन प्रदान करेगा, आपका सरकार प्रदान करेगा। किसके तहत प्रदान करेगा, नरेगा के तहत। नरेगा क्या है, नरेगा एक योजना प्रारंभ किया गया जिससे यहाँ के सभी रहने वाले मजदूरों को 365 दिन में 100 दिन रोजगार प्रदान करेगा। मतलब 100 दिन आप काम करेंगे, काम के बदले आपको पैसा होगा, मतलब कमाई होगा, और उससे अपना जीवन यापन करेंगे। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्वीकृति को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है। बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। ये जो नरेगा जो है, जो भारत में लोगों को रोजगार देने के लिए लाया गया था, ये विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है, विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है, तो अधिक जनसंख्या को रोजगार देने की अधिक बड़ी योजना चाहिए, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों एवं आर्थिक वर्गों के विकास से है। तो विकास का मतलब सिर्फ एक क्षेत्र या फिर एक अकेला लोग नहीं है, बल्कि विकास का मतलब देश के सभी क्षेत्रों, देश में जितने भी राज्य, सभी राज्यों का विकास, एवं देश में जितने भी वर्ग, धर्म, जाति के जो लोग रहते हैं, सभी वर्गों का विकास होता है, वहीं भारत का विकास होगा। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब है कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि। मैं सभी क्षेत्रों से मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र का विकास हो, उद्योग क्षेत्र का विकास हो, व्यवसाय का विकास हो, तथा सभी वर्गों के विकास मतलब है, हमारा मतलब क्या है, निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के संपूर्ण समाज के विकास के लिए, ठीक है ना, निष्पक्ष रूप से बिना जात धर्म, बिना जात पात, बिना वर्ग के आधार पर सभी लोगों को समान, बिना धर्म के आधार पर, बिना जात के आधार पर सभी लोगों को समान विकास किया जाएगा, उस विकास का बात किया जा रहा है, ठीक है। इन दिनों सभी वर्गों को समयक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है। कहा कि इन दिनों जो है कि सभी वर्गों के लिए सम्यक विकास में सभी वर्गों का समान विकास जो अवधारणा है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज जो विकास किया जा रहा है, हिंदू को भी क्या भारत में तो जानते विविधता है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म है, यहाँ अलग अलग जात है, यहाँ पर अलग अलग नस्ल है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी एक वर्ग, एक धर्म या फिर एक जाति का विकास नहीं किया जाता, बल्कि सम्यक विकास किया जाता है। सभी धर्मों, सभी जातों, सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाता है, जिससे हम आर्थिक शब्द में इंक्लूसिव ग्रोथ, जिससे आर्थिक शब्द में इंक्लूसिव ग्रोथ माना कि क्या सम्यक विकास कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इस पर विकास का हमारा मूल आवश्यकता क्या है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। विकास हमको क्या आवश्यक है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना विकास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब नरेगा क्या है बता दें, ग्रामीण रोजगार कि ग्रामीण रोजगार देने के यह एक राष्ट्रीय योजना में गाँवों में रोजगार देने की यह क्या एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाता है। एक वर्ष में मतलब 365 दिन में कम से कम आपको 100 दिन सरकार के द्वारा रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन आप काम करेंगे, उससे जो आपको पैसा होगा वो पैसा क्या करेंगे, आप अपनी आवश्यकता को पूर्ति करेंगे, उपयोग करेंगे। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की गई। इस नरेगा है जिसके तहत आपको 100 दिन काम कराया जाता है और इसके लिए आपको न्यूनतम मजदूरी भी दिया जाता है,
ठीक है। एक बात और यहाँ पर है, पढ़ देते हैं, देखिए गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा क्या होता है? तो गरीबी को निर्धारित करने वाली योजना करने के लिए योजना आयोग द्वारा देखिए सीमांकन किया गया है। क्या बिहार की गरीबी, भारत गरीबी को निर्धारित करने के लिए बिहार या भारत गरीब है या नहीं, ये योजना आयोग द्वारा एक सीमा बनाया गया है जिसे गरीबी रेखा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा कहा जाता है, जिसको कैलोरी मापा जाता है। कैलोरी मापने का मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी या शहरी क्षेत्रों में 21 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब, अगर आपके ग्रामीण लोग मतलब गांव में रहने वाले लोग प्रत्येक दिन 24 कैलोरी ऊर्जा से ऊपर लेते हैं तो क्या कहलाएंगे? गरीबी रेखा से ऊपर है। और 24 कैलोरी ऊर्जा से कम लेते हैं तो गरीबी रेखा से नीचे है। अगर शहर का व्यक्ति 21 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया, ठीक है ना, इससे अगर ऊंचा मतलब कि जब का क्या है कि एनर्जी लेते हैं तो क्या है? आपको अमीर कहलाएंगे, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएंगे। अगर 21 कैलोरी 2100 कैलोरी से क्या नीचे है तो क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। यही क्या गरीबी रेखा निर्धारित किया गया। जो आपको पोषण, आपका खाना कैसा है, खाना के आधार पर निर्धारित किया गया है। गरीबों के लिए, गाँवों के लिए 2400 कैलोरी, और क्या होता है आपको शहरों के लिए 2100 कैलोरी। गाँव के लिए इसलिए ज्यादा निर्धारित किया गया है कि गाँव में अधिक मेहनत करना पड़ता है, खेत में काम करना पड़ता है, लोग मजदूरी करना पड़ता है, तो गाँव में अधिक एनर्जी, मतलब गाँव में काम करने पर अधिक ऊर्जा खपत होता है। शहरों में ऑफिस का काम होता है, उसमें कम ऊर्जा खपत होता है, इसलिए कम ऊर्जा निर्धारित किया गया। कहा कि अर्थव्यवस्था में गरीबी की माप का यह एक काल्पनिक रेखा, यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। वो देखा होगा नहीं है क्या? काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के नीचे लोगों को क्या है? इस रेखा के नीचे लोगों को गरीब रेखा के नीचे माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति के पास 2400 कैलोरी खाना 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता नहीं है और वो गांव में रहता है तो क्या गरीब कहलाएगा? अगर कोई व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2400 कैलोरी का प्रत्येक दिन ऊर्जा प्राप्त कर सके, इतना भोजन खाए कि उसे 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके, और उसके बाद उतना पैसा नहीं है तो क्या गरीब कहलाएगा? अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है और उसको 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, मतलब वो उतना भोजन खाए जिससे 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाए, तो क्या कहलाएगा? शहर का गरीब कहलाएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज क्या हो गया कि हमारा ये जो चैप्टर है, ठीक है, बिहार का बिहार क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में इसका इतिहास, ये हमारा समाप्त हो गया। ठीक है। अब हम आगे बतलाएंगे आपको, ठीक है, या फिर आगे प्रारंभ कर देंगे क्या कौन सा चैप्टर, या फिर आपको जो है अर्थव्यवस्था प्रारंभ करना है या फिर कोई और सब्जेक्ट प्रारंभ करना है। ठीक है। तो हम आगे प्रारंभ कर देंगे या फिर नोटिस दे देंगे।